पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजय रावतकर का कोरोना से हुआ निधन। ताश के 52 पत्ते पर दाव लगाते 19 जुआरी गिरफ्तार। 2 तड़ीपार सहित शहर के कुछ रसूखदारों के नाम भी शामिल। कहां गायब होते जा रहे हैं शहर के हरे भरे पेड़? जिम्मेदारों पर लग रहा है योजनाबद्ध तरीके से पेड़ हटाने का आरोप। शहर के कई वार्डों में कुत्तों का आतंक, कुत्ते के काटने की बड़ी घटना। 15 दिनों से अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन की शॉर्टेज। और अब खबरें विस्तार से। 6 नवंबर की रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच जिले के कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए कुमादेही मालखेड़ी के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारी गई महिला नक्सली शारदा के शव को लेने के लिए उसके परिजन घटना के 10 दिन के अधिक बीत जाने के बाद भी बालाघाट नहीं पहुंच पाए, जिस पर पुलिस ने मुठभेड़ में मारी गई नक्सली महिला शारदा का शव दफन कर दिया है। आपको बताया कि घटना के बाद महिला नक्सली के शव को जिला अस्पताल के मरचुरी में सुरक्षित रखा गया था और पुलिस ने उसके परिजनों को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सूचना भेजी थी, जिसमें उसके परिजनों को शव लेने बालाघाट आने के लिए कहा गया था। बावजूद इसके कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी उसके परिजन शव लेने नहीं आए, जिस पर पुलिस ने मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे नक्सली शारदा के शव को डेंजर रोड जागपुर में दफन कर दिया। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी 2019 में लांजी के पुजारी टोला में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए थे, जिसमें से महिला नक्सली नंदे के परिजन उसका शव लेने के लिए बालाघाट नहीं आए थे। इस दौरान उसके शव का पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं इस मामले में भी मृतक नक्सली महिला शारदा के परिजन उसके शव को लेने बालाघाट नहीं पहुंचे। 10 दिनों का इंतजार करने के बाद भी उसके परिजन उसका शव लेने बालाघाट नहीं पहुंचे, जिस पर नियम के अनुसार महिला नक्सली के अंतिम संस्कार की यहां कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। जिले के मलाजखंड टाउनशिप में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक देवेश पिता राजेश जाखड़ 23 वर्ष गढ़लाकला जिला झुंझुनू राजस्थान निवासी है, जो मलाजखंड टाउनशिप में अपने पिता और बड़े भाई के साथ रहता था, जिसका एक भाई और मां राजस्थान में रहते हैं। देवेश के पिता राजेश जाखड़ एचसीएल मलाजखंड में नौकरी है। देवेश अपने बड़े भाई और पिता के साथ टाउनशिप में मलाजखंड में रहते थे। देवेश ड्राइविंग का काम करता था। बताया गया कि पिछले 4 महीनों से देवेश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसका इलाज किया जा रहा था। वैसे कुछ महीने से उसको टाइफाइड हो गया था, उसका इलाज चल रहा था। बताया गया कि 3-4 दिन से देवेश सो नहीं रहा था। 16 नवंबर को देवेश और उसका भाई साथ में सोए थे। पिता रात्रिकालीन ड्यूटी में गए थे। रात्रि 12 बजे करीब देवेश उठा और अकेले हाल में सो गया था। 1 बजे करीब बड़े भाई ने देखा कि देवेश फांसी पर लटका हुआ था, जिसने पिता को खबर दी और देवेश को फांसी के फंदे से उतारकर बिरसा हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले के खैलानी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम डोंगरिया निवासी एक महिला ने दहेज में 50,000 रुपए की मांग को लेकर पति और सास के विरुद्ध शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ज्योति माहुले के द्वारा की गई रिपोर्ट पर खैलानी पुलिस ने उसके पति दिनेश माहुले, सास ताराशनबाई माहुले के विरुद्ध मामला कायम कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्योति का मायका ग्राम कोथुरना का है। 2018 में ज्योति का विवाह सामाजिक रीति रिवाज के साथ डोंगरिया के दिनेश माहुले के साथ कोथुरना में संपन्न हुआ था, जिससे उनकी 2 वर्ष की बेटी भी है। शादी में ज्योति के पिता ने अपनी हैसियत से दहेज दिया था, किंतु शादी के बाद ज्योति का पति दिनेश व सास ताराशन माहुले कम दहेज लाई है, यह कहकर उसे मृतिका को
आए दिन शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान कर मायके से 50,000 रुपए लाने की मांग करने लगे। 15 नवंबर की शाम 7 बजे 50,000 रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर ज्योति को उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। 16 नवंबर को ज्योति के द्वारा की गई शिकायत पर खैलांजी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शहर के भीतर रात्रि के दौरान कुत्तों का आतंक कोई नई बात नहीं है। इस कड़ी में बुढ़ी वार्ड नंबर 11, मोतीनगर, भटेरा चौकी, कोसमी सहित ऐसे कई स्थान हैं जहां पर रात्रि के दौरान सड़क पर चलना मुश्किल है। इन क्षेत्रों में रात के दौरान मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ियों पर कुत्ते बहुत अधिक आक्रोशित होकर दौड़ते हैं। कुछ इसी तरह का घटनाक्रम 17 नवंबर की रात में भी हुआ, जब रात के दौरान कुत्तों ने मोटरसाइकिल चालक और पैदल चलने वाले लोगों को दौड़ाया और इस दौरान एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। एक और जहां शहर के भीतर कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीते 15 दिनों से रेबीज के वैक्सीन जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। वार्ड नंबर 11 के लोग कुत्तों के इस आतंक से बहुत अधिक परेशान हैं। वे सीधे सीधे प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन कुत्तों को यहां से हटा दिया जाए, क्योंकि रात में इस सड़क पर चलना बहुत अधिक मुश्किल हो चुका है। यहाँ से आने जाने में भी इतनी परेशानी होती कि कुत्ते अगर थोड़ी गाड़ी स्लो करो तो कुत्ते लपकते हैं बिल्कुल बाइक को देख के, और यहाँ आना जाना बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है। तो शासन को यहाँ कुछ करना चाहिए, या तो कुत्तों को पकड़ना चाहिए या तो उनको मार डालना चाहिए। तो ये रात्रि में परेशान करते हैं, रात्रि में परेशानी करते हैं आदमी की परेशानी, तो शासन को कुछ करना चाहिए। अच्छा, जानलेवा साबित हो रहे आदमियों के लिए। जी बहुत परेशानी बहुत ज्यादा हो रही कुत्तों से। छोटे से बच्चे को मार के फेंक दिए उन लोगों ने, कुत्ते लोगों ने। अच्छा, कितने कुत्ते होंगे जो यहाँ पे? बहुत 8 कुत्ते तो हर दिन परेशान करते हैं। हाँ। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? ये कुत्ते इनकी थोड़ी व्यवस्था करें। स्थानीय जनों के अनुसार बस स्टैंड क्षेत्र में लगे हुए मटन मार्केट और बूढ़ी सड़क पर कुत्तों का बहुत अधिक आतंक है। इस सड़क से रात में आवागमन करना खतरे से खाली नहीं है। कुत्तों के इस तरह के आतंक से स्थानीय जन बहुत अधिक भयभीत है। हुआ है यहाँ पे कि यहाँ कुछ कुत्ते हैं, खास तौर से आपका वार्ड नंबर 11 में एक मटन मार्केट के सामने और दूसरा पोस्टमार्टम जो होता है उसके सामने, वहाँ पे जो कुत्ते हैं जो उनको खून का कहना चाहिए, क्या लगे, खून लग गया है उनके मुंह में। तो वो उस टाइप के ऐसे कुत्ते हैं कि वो रात में कभी कोई व्यक्ति आता है तो उनके ऊपर झपटते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको या तो उनको मार दिया जाए या तो उनको हटा दिया जाए यहाँ से, कि रात में आने जाने में हमको दिक्कत ना हो। तो काफी परेशान नहीं, बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही है यहाँ से। रात में कभी अकेले आदमी मोटरसाइकिल में भी आते हैं तो उनको झपटते हैं आदमी। आज तो ऐसा हुआ कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था, उसको जो पालतू था वो यहाँ से निकला तो उसको उन्होंने खत्म कर दिया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्र बताते हैं कि रोजाना डॉग बाइट के केस अस्पताल में लगातार आ रहे हैं, लेकिन बीते 15 दिनों से वरिष्ठ स्तर से ही रेबीज का वैक्सीन नहीं आ रहा है। असल में ये प्रक्रिया शासन स्तर पर लंबित है, उन्होंने कई बार लिख चुके हैं। शायद शासन से कुछ यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही, इसलिए हमारे यहाँ परेशानी हो रही है। सर, कितने दिनों से अपने यहाँ रेबीज के इंजेक्शन की कमी आ रही है? कभी तो हमारे कम से कम 15-20 दिन से चल रही है। हमने इसके लिए लिखा भी था। अभी फिलहाल किसी तरह से मैं सिग्नेचर स्टोर से मंगा लेता था, अभी तक तो उपलब्ध हो रहा है सिग्नेचर स्टोर से, वहाँ भी खत्म हो रहे हैं। तो अब आगे क्या परेशानी आएगी देखते हैं। बात किया मैंने भोपाल में, तो वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके, जैसे आती वैसे तो हो जाएगा। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम आमाटोला और अल्ला के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। मृतक युवक परदेशी पिता तुकाराम परते 22 वर्ष ग्राम कोयली खापा निवासी है, जिसकी लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को परदेशी अपनी मोटरसाइकिल से अल्ला गया था और अल्ला से काम निपटा कर 10:30 बजे मोटरसाइकिल में घर लौट रहा था। तभी अल्ला और आमाटोला के बीच तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से परदेसी मोटरसाइकिल सहित गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही बैयर के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। वहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रिफर किया गया था। जिला अस्पताल में 2 दिन उपचार के बाद परदेसी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे 17 नवंबर को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया था, किंतु नागपुर ले जाने के पूर्व ही जिला अस्पताल में ही परदेशी की मौत हो गई। हाँ, संडे था 15 तारीख को। हाँ। ये हम हमारे गांव के बाजू में मेरी बहन रहती है, उनके घर में गए थे।
तो ये गाड़ी से अनबैलेंस होके गिरा है ये। अच्छा, तो फिर सिंगल में था और बाकी इसके साथ तो कोई नहीं था। सिंगल में गिरा है ये। फिर घायल अवस्था में कहाँ भर्ती करवाए थे? पहले गाड़ी लेके आए हम लोग। हाँ। तो गाड़ी में दिवाली की वजह से छोटा सा अस्पताल, उस दिन यानी कोई थे नहीं वहाँ पे। वो बोले कि 108 में फ़ोन करके बैयर, तो वो लोग लगा दिए फ़ोन वहाँ बैयर में। तो फिर हम लोग बैयर लेके आए। बैयर में टाका वाका लगाए, सर में लगा था यहाँ पे पीछे, टाका लगाए और फिर लाइन चढ़ाया। उसके बाद में बोले यहाँ इसका इलाज नहीं होता, छोटा अस्पताल है, बालाघाट लेके जाना पड़ेगा। तो फिर वही लोग 108 में फ़ोन लगा के फिर यहाँ बालाघाट भेज दिए। बालाघाट ग्रामीण थाना के अंतर्गत लामता रोड मगरदर्रा में मोटरसाइकिल एक व्यक्ति को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक भी घायल हो गए। अत्यधिक चोट लगने से घायल व्यक्ति ताराचंद कोकोटे 50 वर्ष गंगानगर बुड़ी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अन्य घायल शिशुपाल पिता श्यामलाल धामड़े 24 वर्ष ग्राम पाथरवाड़ा एवं जागेश पिता दिगंबर चौधरी 24 वर्ष ग्राम सुरवाई निवासी को मामूली चोटें आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को ताराचंद गाय को लाने मगरदर्रा गया था और गाय को ला रहा था, किंतु गाय नहीं आ रही थी। ताराचंद ने गाय को गांव में ही बांध दिया था और बस से बालाघाट आने निकला था। बताया गया है कि 11:30 बजे करीब ताराचंद बालाघाट आ रही बस में बैठने बस के पीछे से सामने आ रहा था। तभी बालाघाट तरफ से तेज रफ्तार से जा रही मोटरसाइकिल ताराचंद को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में ताराचंद घायल हो गया। वहीं मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार शिशुपाल धामड़े और जागेश चौधरी भी घायल हो गए। बालाघाट शहर के भीतर से अचानक पेड़ गायब हो रहे हैं। जी हां, आपको यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह बात 16 आने सच है। आप थोड़ा गौर फरमाइए और थोड़ा ध्यान देंगे, आपके माथे पर बल पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मंथन करेंगे तो समझ आएगा कि हाँ, सही में हमारे दोस्त हरियाली के प्रतीक पेड़ कहां गायब हो गए। क्या शहर के भीतर पेड़ों को गायब करने के लिए कोई बड़ी मुहिम या कोई बड़ा सुनियोजित प्लान चल रहा है? शहरवासी इसके लिए प्रशासन और वन विभाग दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। वे कहते हैं कि लगातार देखने में यहां आ रहा है कि शहर से पेड़ गायब हो रहे हैं। पेड़ों पर जब बेवजह विज्ञापन और कील लगाई जा रही है, जिससे धीरे धीरे पेड़ समाप्त होते जा रहे हैं। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इतने छायादार पेड़ों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इन पे कील ठोककर अगर व्यापारी लोग अपना विज्ञापन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि केवल पेड़ हमें एक छाया ही नहीं देता, बल्कि वो पशु पक्षियों का संरक्षण भी करता है। पशु उसके नीचे आराम कर सकते हैं, पक्षी उसके ऊपर बसेरा बना सकते हैं और ये वातावरण में टेम्परेचर कंट्रोल करने का सबसे बड़ा काम करता है। तो मेरे हिसाब से बालाघाट चूँकि एक वन क्षेत्र रहा है और यहाँ पर इसका संरक्षण एक आदर्श होना चाहिए, तो इसको तत्काल रोकना चाहिए, जिससे कि इनको नुकसान ना पहुँचाए। पेड़ तो हमारी लाइफलाइन होते हैं, जीवन रेखा जिसे बोलते हैं। पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ना लाइफ रहेगी, ना किसी को हवा मिलेगी, ना पानी मिलेगा, या पूरा पर्यावरण ही नहीं रहेगा। इसलिए पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इन्हें काटा ना जाए, इनमें कील ना ठोकी जाए, क्योंकि इसके होने से उनको तकलीफ़ होती है। वो भी एक लिविंग बीइंग है, वो भी छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, उनकी भी एज बढ़ती है, उनकी भी वृद्धावस्था आती है। तो वो हमारे इंसानों के जैसे ही उनको फील होता है, उनको भी महसूस होता है। तो अगर हम उनको कील ठोकेंगे, उनको तकलीफ़ देंगे, उनको काटेंगे, तो शायद वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनको भी इंसानों की तरह ही दर्द होता होगा। और इस चीज़ के लिए हमें सख्त कानून बनाने चाहिए, हमें रोकना चाहिए, प्रशासन को ये कदम उठाने चाहिए सख्ती से। और कोई भी अगर पेड़ काटता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शहरवासी कहते हैं कि सड़क चौड़ीकरण करने के लिए पेड़ों की कटाई होती है, यह बात सही है, लेकिन उनके स्थान पर नए पौधे नहीं लगाए जा रहे, क्योंकि कई स्थानों पर पौधे लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। विज्ञापन पे तो रोक लगा देना चाहिए, फॉरेस्ट विभाग को ज़्यादातर इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेड़ पे अगर कोई कील मारता है तो पेड़ को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, हा? लेकिन क्या है, उसकी जिम्मेदारी फॉरेस्ट अधिकारी की, और वो होर्डिंग को निकालना चाहिए, जहाँ तक हो तो उन पर फाइन भी लगाना चाहिए जिनके नाम का होर्डिंग लगा हुआ है। नए पेड़ भी लगाना चाहिए, जैसे रोड चौड़ी होती है तो पेड़
गवर्नमेंट भी कटवाती है फलदार पेड़ को, और छोटे जो वृक्ष है पौधे उनका रोपण नहीं हो पा रहा है। और वृक्षारोपण जो हुआ है, जैसे हमारे खैरी प्लांट में वृक्षारोपण हुआ, कम से कम वो 7-8 लाख की योजना थी, जिसमें मात्र 2 पेड़ जीवित है, बाकी पूरे मर चुके हैं। सबसे पहले तो पेड़ों को लगाना चाहिए, नंबर 1। उनके अनुपात में यदि बहुत आवश्यक है तब कोई पेड़ एकाध काटा जाए तब संभव है, बाकी बहुसंख्यक पेड़ को काटना तो हमारे अपने आप को मौत के मुँह में डालने के सब बराबर है। क्योंकि एक पीपल का वृक्ष जो है वो लगभग 500 लोगों को ऑक्सीजन देता है और साथ में जानवरों को भी ऑक्सीजन देता है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाएगी तो 5 मिनट में पृथ्वी फट सकती है, ये वैज्ञानिकों का कहना है। ऐसी स्थिति में यदि हम ऑक्सीजन देने वाले पौधों को नष्ट कर रहे हैं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। जब उनमें जीवन है और हम में जीवन है तो जैसे हमें तकलीफ होती है ऐसे उनको तकलीफ होगी, और यदि हम एक भी कील ठोकते हैं तो उनकी वृद्धि में जो का विकास हो रहा है उसमें भी रुकावट होगी और दर्द भी उनको होगा, तो ये भी गलत है उनके जीवन के प्रति। और उसके जब वो उनके लिए कष्ट होगा तो वो हमें उतना लाभ नहीं दे पाएंगे जो देना चाहिए, वो नुकसानदायक जन सामान्य को, मनुष्यों को भी नुकसानदायक। यदि अनुमानित आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बीते कुछ महीनों के दौरान ही शहर के भीतर से लगभग आधा सैकड़ा से अधिक पेड़ गायब हो गए। वन्य प्राणी विशेषज्ञ पीएफए सदस्य और हमेशा पर्यावरण के लिए बेबाकी से अपनी बात रखने वाले अभय कोशर बताते हैं कि शहर के भीतर निश्चित ही जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे पेड़ गायब हो रहे हैं, जिसकी जांच करवाई जानी चाहिए। बालाघाट शहर के अंदर पिछले कुछ वर्षों में, बल्कि पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी संख्या में पेड़ या तो गायब हो गए या उसको योजनाबद्ध तरीके से सुखा दिया गया या उसको हटा दिया गया। ऐसे आधा सैकड़ा पेड़ मेरी नॉलेज में हैं जो बालाघाट शहर के भीतर थे और व्यवस्थित वृक्ष थे जो गर्मियों में छाया साल भर हरे भरे रहते थे। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को योजनाबद्ध तरीके से शहर से हटाया गया है, जिसके लिए दोषी कौन है ये तो जांच का विषय है और दोषियों पर जांच की जानी चाहिए और जो भी इसका अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जैसा कि आपने बताया पेड़ों पे कील ठोकना, पेड़ों की ज़मीन पे केमिकल, जड़ों में केमिकल डालना, ये पिछले कुछ दिनों में अनेक शंका का विषय है, ये हो रहा है। यही नहीं, हरे भरे पेड़ों पर विज्ञापन के लिए लगाए जाने वाले कील पेड़ों के लिए बहुत अधिक हानिकारक साबित हो रहे हैं। अभय कोचर तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि ड्रोन से बालाघाट शहर की तस्वीर ली जाए तो समझ में आ जाएगा कि कुछ दिनों पहले तक कितने पेड़ थे और आज क्या स्थिति है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ही पेड़ सुनियोजित तरीके से गायब हो रहे हैं। कि हम यदि ड्रोन कैमरे से बालाघाट की कोई तस्वीर लेते हैं तो उसमें शहर का जो मध्य भाग है वो वृक्ष रहित दिखाई देता है, जो आज से कुछ वर्ष पूर्व हरा भरा था, बढ़ोता आयात में पेड़ थे, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन की लापरवाही के कारण पेड़ बड़ी संख्या में बालाघाट शहर से गायब होते जा रहे हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर हम मांग करते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इसमें इस जो पेड़ों की सूखने की प्रक्रिया है या जो पेड़ों के गायब होने की प्रक्रिया है, इसमें जिला प्रशासन की भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। जब हमने इस विषय पर वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की तो वे औपचारिक चर्चा के दौरान यही कहते हुए नजर आए कि यह शहर के भीतर का मामला है। नगरपालिका प्रशासन को इस ओर और कड़ाई से ध्यान देना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजय रावतकर उम्र 59 वर्ष का 18 नवंबर की देर शाम को नागपुर में निधन हो गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार श्री रावतकर बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस दौरान उन्हें होम आइसोलेशन में रहते हुए उनका इलाज चल रहा था। तबीयत बहुत खराब होने पर उन्हें गोंदिया के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें नागपुर रेफर किया गया। नागपुर में इलाज के दौरान 18 नवंबर की देर शाम को उनका निधन हो गया। कोविड गाइडलाइन के तहत उनका नागपुर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय रावतकर अपने पीछे 7 भाई, 2 पुत्री, 1 पुत्र और भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए। श्री रावतकर सिंचाई विभाग वेनगंगा संभाग में प्रभारी एसडीओ के रूप में कार्यरत थे। बेहद मिलनसार छवि के व्यक्तित्व और लगातार अपने कर्मचारी साथियों के लिए आंदोलित रहने वाले विजय रावतकर के निधन की खबर मिलते ही उनके इंजीनियर साथियों के साथ साथ जिले में
उनके जानने वाले और सामाजिक जनों में शोक की लहर व्याप्त है। वारासिवनी पुलिस ने नगर के लालबर्रा मार्ग पर स्थित रामदेव बाबा परिसर के बाजू रोड किनारे खड़े ट्रक चोरी कर फरार होने के आरोप में 2 आरोपी कपिल रंगारे, सुनील चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 निवासी प्रदीप पिता ज्ञानचंद जैन का ट्रक शासकीय धान को सोसाइटी से भरकर लाने के लिए ठेकेदार के द्वारा अधिग्रहण किया गया था, जिसे ड्राइवर महेश बिसेन के द्वारा करीब 10 वर्षों से चलाया जा रहा था और 11 फरवरी को ड्राइवर के द्वारा गजपुर सोसाइटी से धान भरकर वारा वेयरहाउस आया था, जो दिनांक 12 फरवरी को खाली कर ट्रक को लेकर अपने घर के पास रोजाना की तरह रामदेव परिसर के बाजू मेन रोड किनारे शाम करीब 7:30 बजे ट्रक क्रमांक CG04 JB2811 को खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी की सुबह 10 बजे ड्राइवर ट्रक के पास आया तो ट्रक नहीं था, जिसके आसपास पतासाजी कर तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिला, जो किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया था। मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया था और सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी, जिससे मुखबिर से पता चला कि उक्त ट्रक की चोरी में सहायता करने वाले 2 व्यक्ति पहले से ही जेल में हैं, जिस पर वारासिवनी पुलिस के द्वारा चोरी में सहायता करने वाले 23 वर्षीय कैरी बरघाट निवासी कपिल रंगारे एवं रेशना उगली निवासी 20 वर्षीय सुनील चक्रवर्ती हैं, जिस पर वारासिवनी पुलिस ने शासकीय कार्यवाही के तहत दोनों आरोपियों को सिवनी और लखनादौन जेल में रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। 17 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 11 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 12 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 17 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 2305 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2245 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 34 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 225 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 17 नवंबर को बालाघाट जिले के 11 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन मरीजों में कटंगी तहसील के ग्राम बिछुआ के 18 वर्षीय युवक, बैहर तहसील के ग्राम खोलवा का 21 वर्षीय युवक, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 28, बैहर तहसील के ग्राम खोखला का 21 वर्षीय युवक, नगरीय क्षेत्र बालाघाट वार्ड नंबर 23 का 23 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 12 का 45 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर का 55 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 14 का 32 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 16 का 38 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 20 की 50 वर्षीय महिला, 27 वर्षीय युवती व 30 वर्षीय पुरुष, तहसील मुख्यालय खैरलांजी का 32 वर्षीय युवक शामिल है। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत कासपुर के आमटोला में बुधवार को दोपहर 3 बजे 2 बाइक में भिड़ंत होने से 3 साल का बच्चा और 3 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आमाटोला कासपुर निवासी यतेंद्र पटले अपनी पत्नी वर्षा पटले और 2 वर्ष के बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से ददिया लालबर्रा जा रहा था और आलेझरी निवासी 28 वर्षीय थानीराम बिसेन अपने गांव से गुनई अपनी बहन को लेने जा रहा था। तभी आमाटोला में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों बाइक में सवार 4 लोग घायल हो गए। ये जा रहे थे गांव से कहाँ? ददिया लालबर्रा। तो कहाँ पे घटित हुआ? ये घटित आमाटोला के लास्ट में। कितने लोग थे लोग? ये 2 लोग थे, बच्चे थे छोटे बच्चे। हाँ। तो बाइक से टक्कर हुई है, गिरे कैसे किया हुआ? बाइक से टक्कर, वो एक लड़का आ रहा था आलेझरी से, उसने स्पीड में था, उसने कुछ मार दिया। तो अभी कहाँ चोटें हैं? भैया को घुटने में भी है, सर में है और मुंह में इधर है। और आपकी भाभी जी का? भाभी का सर फट गया है। जिला मुख्यालय से लगे हुए भरवेली पंचायत अपराध जुआ सट्टा के मामले में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी कड़ी में नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव को मिली सूचना के अनुसार उनके द्वारा भरवेली हीरापुर में जुआ खेलते 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 10 लोग भरवेली और 9 लोग बालाघाट के निवासी बताए गए। नगर पुलिस अधीक्षक कार्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उन्हें जानकारी मिली थी कि हीरापुर मॉयल अस्पताल के पीछे कुछ लोग 17 नवंबर की रात को जुआ का फड़ लगाए हुए हैं। इस बात पर भरवेली पुलिस के साथ मिलकर उस स्थान की पर दबिश दी गई जहां पर 19 लोग जुआ खेल रहे थे। इसमें 1,13,000 नकद, आधा दर्जन मोबाइल,
3 मोटरसाइकिल और कार से पहुंचे जुआ खेलने वाले जुआरों की एक कार भी जब्त की गई है। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि गिरफ्तार किए गए 19 जुआरियों में 2 जिला बदर के आरोपी भी शामिल थे। रात के हमें 1 बजे के आसपास करीब ये सूचना मिली थी मुखबिर से कि भरवेली में हीरापुर में जो मोइल का हॉस्पिटल है उसके पास कहीं जुए का फड़ चल रहा है, जहाँ पे काफी सारे जुआरी हैं जो एकत्रित होकर एक सार्वजनिक स्थान पर इलीगली जुआ खेल रहे हैं। तो इसमें मुखबिर की सूचना के अनुसार हमने टीम का गठन किया, जिसमें मेरे साथ टीआई भरवेली साहब, यहाँ से सब इंस्पेक्टर शाहिद, सब इंस्पेक्टर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर चौरसिया, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और हमारे द्वारा उस स्थान पर दबिश दी गई जहाँ पर कुलदीप ब्रह्मे जो कि पूर्व से जिला बदर है, उसके घर के पास मुखबिर ने सूचना दी थी कि वहाँ पर इस तरह का एक जुए का फड़ चल रहा है। जो कुल पुलिस की कार्रवाई में जो जब्ती हुई है वो कुल 1,13,450 रुपए का नगद जब्ती किया है। 3 मोटरसाइकिल जब्त हुई हैं, 1 कार जब्त हुई है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।